ठीक है, तो ये दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। और इसमें और पहले वाले में बस मामूली सा चेंज करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, तो आ जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसमें भी और पहले वाले में किसी में भी एक्स और वाई का कोफिशिएंट पक्का 1 बना लेना है ना। तो इस कर्व की इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए 8 टाइम्स y माइनस 3/2, है ना। इवन माइनस वाई भी होता तो माइनस बाहर निकाल, तो इसको अब लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, क्या गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। अब स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 2, है ना। हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है स्मॉल x माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल X और y माइनस 3/2 इक्वल टू कैपिटल Y, ये सब्स्टिट्यूशन हमने किया है। ठीक है, अब क्या करना है, सब कुछ कैपिटल X से कैपिटल Y में लिख लीजिए और फिर उसको स्मॉल x स्मॉल y में चेंज कर लेंगे, बस इतना सा तो काम करना होता है ना। अब तो तैयार कर ही लेंगे, जैसे आपका वर्टेक्स, है ना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, डेटा सेक्टम वगैरह वगैरह। चलिए ये इतना देख लेते हैं, पहले कैपिटल X कैपिटल Y में और फिर उसके बाद करिस्पॉन्डिंग स्मॉल x। वर्टेक्स इज 0,0, फोकस 0,a 0,2, है ना। और एक a की वैल्यू विथ साइन, जैसे -8 होता तो a की वैल्यू क्या लिख देते, -2, और तब फिर उसमें छाप दीजिए। डायरेक्ट्रिक्स में सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, -8 भी होता है ना, सॉरी लेटर सेक्टम में -8 भी होता तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 ही साइज कहलाता लेटर सेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a, है ना, तो y इक्वल टू -2। अब जैसे 2 है तो -2 हो गया, -2 होता तो 2 हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ेगा। ऐसे एक्सिस आप लिखेंगे तो y एक्सिस एक्सिस है, एक्स सब सिमेट्री है, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। टेंजेंटेड वर्टेक्स लिखते, ये x एक्सिस है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। अब छाप दीजिए कि when capital X is 0, small x is 1, capital Y is 0, small y is 3/2. When capital X is 0, small x 1, when capital Y is 2, so 2 plus 3/2, 7/2. Y minus 3/2 equal to -2, 8 तो 8 है, साइज तो सही है। x minus 1 equal to 0, y minus 3/2 equal, ये पूरा बायोडेटा, ठीक है। हो गया। तो एक जो इक्वेशन है आपका ये इस तरह का मिलेगा, जिसमें कि शिफ्ट अपोजिट का सिर्फ यूज किया है। अब जरा देखिए, एक और जो रिग्रेस हो सकता है तो मैं बता, है ना, जिसमें कि थोड़े कॉन्सेप्ट का यूज होगा ज्यादा। ऐसे वही सब पूछेगा, कहेगा फॉर पैराबोला से 25 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 3x प्लस ऑफ 4y और चलिए 3 लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर, ये लिख दिया। और पैराबोला दिस फाइंड वही वर्टेक्स
फोकस वगैरह वगैरह, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, लेटेस्ट रेक्टम एंड सो, पूरा बायोडेटा कहता है तैयार। अभी सबसे पहले तो ये पैराबोला है ना, ये आपको जानना होगा कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 3 और अपॉन 5 का स्क्वायर, जैसे लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए ये इसका फॉर्म जो है पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी जेड स्क्वायर के फॉर्म है, जिसमें फिक्स्ड पॉइंट इज 1,1 और फिक्स्ड लाइन जो अपनी है 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो दो चीज तो ऐसे ही आउट हो गया है ना, यही इसी से लिखा हुआ है। तो locus of such point P will be parabola with that fixed point being focus of parabola and fixed line being directrix of parabola। देखिए दो तो आउट हो गया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अब चलिए, अब क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड पैराबोला ही ड्रॉ करना है और उससे जितना ज्योमेट्रिकल फीचर होता है वो सब हायर करना है। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है, ठीक। तो यही फोकस आपका है, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना। कोऑर्डिनेट इसका लिख देते a,0 और ये लाइन होती थी x इक्वल टू माइनस। इसका मतलब इस फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a, ये भी a है और ये भी a था 2a, और लेटेस्ट सेक्टम कितना होता था 4a। तो इस फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, है ना। जैसे इसको मैं sm कह देता हूं, ठीक है। तो लेटेस्ट सेक्टम LR विल बी 2 टाइम्स ऑफ sm, क्योंकि ये sm तो हो जाएगा आपका 2a, इसका डबल करेंगे तो लेटेस्ट सेक्टम आएगा, तब 4a आएगा। तो 1,1 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, मॉड की जरूरत ही नहीं है, अपॉन रूट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये sm हो गया और इसका डबल कर दीजिए, ये 4 आ गया 4। तो इसका मतलब लेटेस्ट सेक्टम इज 4। चलिए ये भी आ गया एक। अब क्या करते हैं, इस फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। यही लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला है जो y इक्वल टू 0 है, अभी ये एक्स एक्सिस है, यहाँ मत लिखिए, है ना। ये एक्स एक्सिस है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0, ठीक। ये y एक्सिस है और ये इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0। ये तो स्टैंडर्ड के लिए है, लेकिन अब यहाँ से हम काम कर लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये लिखना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस विच इज sm, है ना। s और m को ज्वाइन करने वाली लाइन, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही आपका एक्सिस है। h गिवन बाय, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर में लाइन की इक्वेशन लिखना हो, इसका स्लोप कितना है -3/4, स्लोप इज -3/4। तो जो इस पर परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना हो जाएगा 4/3। तो लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस 1 इक्वल टू 4/3 और टाइम्स x माइनस 1, ठीक है। इसको लिखा सकता है 3y माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 4। आ गया आपका 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। लिखाने का समझ गए, ये डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया। अब आइए एक्सिस, है ना, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m निकाल लेते हैं, ठीक है। m के लिए क्या करना होगा, फॉर m नाउ दोनों को सॉल्व करना है। 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें 3 से और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो y गया,
और x आपका आ जाएगा 25x 9 + 16 और 9 - 4 5। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m विल बी -1/5। ठीक, अब x की वैल्यू रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। या दूसरा काम कर सकते हैं कि इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दीजिए, x जाएगा और x जाएगा तो y आएगा। अब इस ऑपरेशन के बाद आ जाता है आपका 25y और प्लस 12 और प्लस 3 15 = 0। तो y की वैल्यू आ गई -3/5। m का कोऑर्डिनेट हो गया -1/5, -3/5। ठीक है, m का कोऑर्डिनेट हो गया -1/5, -3। ठीक, अब m का कोऑर्डिनेट क्यों निकाला? तो sm का ही मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है, यानी ये आपका वर्टेक्स है जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसका डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट ऑफ एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस दोनों का मिड पॉइंट ये वर्टेक्स है। तो सेक्शन फॉर्मूला से वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तो वर्टेक्स विल बी कितना 1 - 1/5/2 कॉमा 1 - 3/5 और अपॉन 2। हो गया सेक्शन फॉर्मूले से। तो 5 - 1 4 4/5 और बाई 2 तो 2/5 हो गया और ये हो गया 1/5। वर्टेक्स आ गया। अब देखिए वर्टेक्स से पास होने वाली वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल या एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको क्या कहते हैं? टेंजेंटेड वर्टेक्स। चलिए वो भी निकाल ही लें, टेंजेंटेड वर्टेक्स। नेक्स्ट टारगेट टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, ये हो जाएगा y - 1/5 इक्वल टू -3/4 डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप और x - 2/5 है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो भी आता है वही आपका टेंजेंटेड वर्टेक्स हो जाएगा। तो 4y - 4/5 इक्वल टू -3x एंड +6/5। तो सबको एक साइड ले आइए, 3x + 4y और -2 = 0। ठीक है, तो 3x + 4y - 2 = 0, ये टेंजेंटेड वर्टेक्स हो गया। अब तो सब कुछ हो ही गया, बचा गया है ना, सारी जानकारी मिल गई। दो जानकारी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, बस इक्वेशन का शेप आप देंगे एक तो उसी से जानकारी मिल जाएगी, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट एकदम पूछा तब भी वहीं से निपट लेंगे। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस 2a होता है, डबल कर ले तो लेटेस्ट एकदम आ जाएगा, साइज आ जाएगा है ना, फोकस डबल ऑर्डिनेट आ जाएगा। बाकी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, मतलब लाइन की इक्वेशन लिखना है, पैराबोला से बस इतना ही काम करना है। पैराबोला पहली लाइन में खत्म हो जाता है, उसके बाद में लाइन ही लाइन होती है जो भी है। इसीलिए कोनिक सेक्शन आसान होता है कब? जब आपको स्ट्रेट लाइन पर पकड़। एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर कैसे निकालेंगे? क्या एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम वो भी निकालना है, तब तो पैराबोला का इक्वेशन लिखना होगा आपको, है ना। लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, वहां से निकाल सकते हैं, या नहीं तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करिए, है ना। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करिए और वहां से 2a डिस्टेंस पर 2 पॉइंट मिलेगा, उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। समझ गए? जी सर, जी सर। आ जाएगा कि लिखूं मैं? हो जाएगा सर। 1,1 से ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये 1,1 फोकस है आपका और ये डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन है, इसका स्लोप कितना था? -3/4। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम कितना था? 4, तो 2a = 2,
है ना। तो यहाँ 4/3 है सर। क्या 4/3 है स्लोप। क्या है 4/3? tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 है सर। डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप लिख दी सर -3/4। डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप कितनी है? -3/4। हाँ वही तो है ना। उसकी स्लोप 4/3। किसकी? इसकी सर एक्स, ये जो है सर एक्सिस की। एक्सिस की। ये एक्सिस पर नहीं है, ये लेटेस्ट रेक्टम जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। लेटेस्ट रेक्टम है ये सर, ठीक है ठीक है। ये एल डैश है ना, ठीक है। तब देखिए 2a डिस्टेंस मतलब 2 और ये 2 हो गया आपका, ठीक। तो लिख डालिए आप इसके मैग्नीट्यूड के बराबर वैल्यू लेकर के राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो साइन थीटा कितना लिखेंगे? 3/5 और कॉस थीटा -4/5, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो 1 + 2 cos थीटा और 1 + 2 sin थीटा, और दूसरे साइड आएंगे तो 1 - 2 cos थीटा और 1 - 2 sin थीटा आ गया। तो 1 ये सर माइनस ऑफ 8/5 और 1 प्लस ऑफ 6/5। इधर लिखिए 1 साइन चेंज कर दीजिए खाली, 1 + 8/5 1 - 6/5 आ गया लेटर सेक्टम का एंड हो गया। जी सर। और कुछ नहीं, देखिए अब इसी को लाने के लिए आप ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो है ही आपके पास, है ना। सॉरी फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल में लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए और उस लाइन को और इस कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो उसका ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लाइन के इक्वेशन से y निकालकर इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो सीधा 3x + y की वैल्यू आएगी। राइट साइड की चिंता मत करिए, लेफ्ट साइड में y को x के टर्म में डाल देना है। x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, 2x की वैल्यू आएगी, वो दोनों l का x कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। फिर एल डैश के इक्वेशन से फोकस से जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल में लाइन की इक्वेशन हमने लिखी है उसमें x की वैल्यू डालते जाएंगे, y की वैल्यू बताते जाएगा, या नहीं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ तरीका, ठीक है। तो एल डैश समझ गया। तो आपको करना क्या, आपको कहीं भटकना नहीं है, ज्योमेट्री में यही बस इसको देखते रहना है। कैसा भी घुमा हुआ पैराबोला होगा, आप इससे पूछिए कि मैं क्या करूं उसमें, बताओ, ये सब कुछ बता देगा, साफ साफ सही सही बताएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी तरफ ताजा करना, ठीक। अब आइए, ये हो गया आपका पैराबोला के बारे में बेसिक जानकारी। अब आइए, अब जरा इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में देखते हैं, है ना। y² = 4ax, या कहीं पर भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना हो, है ना, तो आप जनरेट कर सकते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट उस कोऑर्डिनेट को कहते हैं जो अनकंडीशनली उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसे y² = 4ax है, इसमें मैं x कोऑर्डिनेट लिख लूं 80a², तो y कोऑर्डिनेट बिना रूट के 280 हो जाएगा, है ना, वरना कुछ भी रख सकते थे, x कोऑर्डिनेट को x ही रखिए तो 2√ax आ जाएगा y, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर प्लस माइनस दोनों लेना होगा, क्योंकि 2√ax की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव होगी, लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी है। तो इसीलिए क्या किया, x² के टर्म में लेकर के, जिससे कि स्क्वायर रूट निकल जाए। अब t पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दे दीजिए कंडीशन इस पर, t कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। तो t अपने आप जब नेगेटिव होगा तो पॉइंट नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर आ जाएगा, t 0 हो जाएगा तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे देगा, है ना। तो ये जनरल पॉइंट है, ये कर्व का जनरल पॉइंट है, ये कर्व के इक्वेशन को t के किसी भी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे, इसीलिए इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक। तो
इसकी जरूरत इसलिए होती है कि ऐसा कोऑर्डिनेट आपने कर्व पर एज्यूम कर लिया तो सेटिस्फाई करवाने का चक्कर खत्म हो, वरना x1 y1 लेते हैं ऐसे ही, लेट x1 y1 बी पॉइंट ऑन द कर्व, तो फटाफट सेटिस्फाई करवा के लिखना होगा कि y1 स्क्वायर मस्ट बी 4ax1, ये रखना है। और कई बार क्या होता है कि इसके कारण सॉल्यूशन नहीं मैच करता है और हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो इन सब डिस्क्रिपेंसी को देखते हुए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं किसका दिमाग किस पेज में हो, बहुत तरह की बात दिमाग में चलती रहती है, पूरा सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट का हर टॉपिक होता है, तो इसीलिए वहां पर लिस्ट प्रेशर में हो तो उसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। अब जरा देखिए अगला जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही मैंने बताया था सर्कल में अंत में कि सर्कल टचेज एक्स एक्सिस या टचेज वाई एक्सिस, वो आ गया। तो ये जनरल तरीका है कि इफ y इक्वल टू mx प्लस सी इंक्लूसिव ऑफ सर्कल, y इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देन mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax should have real and equal roots, रियल एंड इक्वल रूट्स होना चाहिए, तभी जाकर के ये लाइन टेंजेंट होगी। तो लाइन और कर्व का, लाइन और सेकंड डिग्री कर्व का इन जनरल 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जब वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड कर जाए, एक जगह पर आ जाए, तो इसका मतलब लाइन टचेज द कर्व। तो ये जनरल तरीका है, कोई भी लाइन किसी भी सेकंड डिग्री कर्व पर टेंजेंट है कि नहीं है, या टेंजेंट किस केस में होगा ये देखना हो, तो दोनों के लिए क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर कर्व के इक्वेशन में डाल दें, है ना। तो दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक का डी 0 हो जाए जिस कंडीशन में, दैट कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, एंड इफ डी कम्स आउट टू बी 0 देन दैट लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व श्योरली, है ना। तब देखिए अब ये यहीं से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती है, एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2mc माइनस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी। अब इसका डी 0 कर दें क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल चाहिए, तो उसके लिए डी शुड बी 0। तो 4 टाइम्स mc माइनस ऑफ 2a का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac m स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस मस्ट बी 4 कॉमन लेकर के तो हटाई दीजिए, 0/4 is 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है 2mc ठीक है, mc और प्लस 2mc और माइनस ऑफ 2a, ठीक है। तो
ठीक है, mc और माइनस ऑफ 2a और प्लस mc करेंगे तो 2mc माइनस 2a, और a माइनस b करेंगे तो माइनस 2a आ जाएगा, a माइनस b करेंगे माइनस 2a आ जाएगा। तो माइनस 2a तो जीरो होगा नहीं, एक 2mc माइनस 2a को जीरो करिए तो c की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन, c की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन। स्टाइलस जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया। तो 2mc और माइनस ऑफ 2a a प्लस बी और माइनस ऑफ 2a इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। तो सेकंड फैक्टर तो 0 हो नहीं सकता है माइनस 2a, वरना पैराबोला ही नहीं बचेगा। इसका मतलब mc माइनस a इज 0, तो दिस इंप्लाइज c इज a अपॉन। ठीक है, तो c इज a अपॉन, तो c की वैल्यू a अपॉन m आ जाए तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू mx एंड प्लस a बाई m is always tangent to y square इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस पर हमेशा ये टेंजेंट समझ गया। तो किसी भी पैराबोला पर टेंजेंट नहीं लिखना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तब उस पर ही लिखना है। अब देखिए इक्वेशन में चेंज करना, जैसे y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h। अब इस पर कहे m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y माइनस k इक्वल टू m टाइम्स x माइनस h एंड प्लस a बाई m इज टेंजेंट। ठीक है, हैविंग स्लोप। और सबसे अच्छी बात इसमें पैराबोला में क्या निकल के आई कि एक स्लोप वाला एक ही टेंजेंट पैराबोला पर ड्रॉ हो सकता है। एक स्लोप वाला एक ही टेंजेंट पैराबोला पर ड्रॉ किया जा सकता है। समझ गए, सर्कल पर एक ही स्लोप वाला दो टेंजेंट ड्रॉ होता था, और वो दोनों टेंजेंट कहां पर होता था, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर। इसका मतलब आगे चल के पता चलेगा कि इसमें डायमीटर का दूसरा एंड होता ही नहीं, वरना होता तो यहाँ पर भी सी की दो दो वैल्यू आती, प्लस माइनस समथिंग। ठीक है, तो ये अकेला कोनिक है जिसमें एक स्लोप वाला एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना। इसका मतलब ये अकेला कोनिक है जिसमें डायमीटर का दूसरा एंड नहीं होता है। बाकी सारे कोनिक सेक्शन में डायमीटर का दोनों एंड होगा, और उन दोनों ही एंड पर जब टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स ड्रॉन विल बी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो एक स्लोप वाला एक टेंजेंट सिर्फ कोनिक सेक्शन में पैराबोला पर ही ड्रॉ होगा, ये इसकी खास बात होती है। और दूसरी बात कि जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा डिफॉर्म है, तो आप उसके हिसाब से टेंजेंट का इक्वेशन। चलिए, ये तो हो गई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की। अब जो दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला है वो भी साथ के साथ पूछते रहता है। तो जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस पर आपसे टेंजेंट का इक्वेशन पूछे, तो जो कर्व में रिलेशन है वही आप उसके टेंजेंट में रिलेशन लिखेंगे आप। तो x इक्वल टू लिख लेंगे my एंड प्लस a बाई m। ठीक है, x इक्वल टू my एंड प्लस a बाई, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। और यहाँ पर कैपिटल M जो है ये स्लोप नहीं है, तो देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हमने लिखा था, तो x का जो कोफिशिएंट है डायरेक्टली वो स्लोप दे रहा है, लेकिन ये y इक्वल टू mx के फॉर्म में नहीं है। इसको जब y इक्वल टू mx के फॉर्म में लिखेंगे
तो स्लोप आएगा इसका 1 अपॉन कैपिटल, ठीक है, स्लोप इज 1 अपॉन कैपिटल। तो स्लोप दिया हो तो पैरामीटर निकालने के लिए m को पैरामीटर की तरह ट्रीट करना, समझ गया कि कर्व के इक्वेशन का फॉर्म क्या आएगा। अब चूंकि लाइन को क्या मतलब कि m स्लोप है कि क्या है नहीं है, वो आपको मतलब था तो आपने निकाला उसको कि डिफाइन किया कि ये स्लोप है। तो इक्वेशन लिखने के लिए जो फैमिली में रिलेशन है एग्जैक्टली वही करना है कि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर ले। एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे तो आपके टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब यही आपको x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस के, ये लिख लें। तो x माइनस एच इक्वल टू m टाइम्स y माइनस के एंड प्लस a अपॉन कैपिटल M। हियर स्लोप है सेम मीनिंग, है ना, कि कैपिटल M इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 1 अपॉन स्लोप। तो जैसे स्मॉल m दे दिया स्लोप तो कैपिटल M इज 1 अपॉन स्मॉल m, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर के और x स्क्वायर इक्वल टू 4ai पर इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। ब्लाइंडली इंप्लीमेंट नहीं करना है, ब्लाइंडली नहीं करना, ठीक है। तो हो जाएगा ऐसा। टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का तरीका है। अब जरा चलिए, अब दो तरह से आप टेंजेंट का इक्वेशन हार्मोनिक सेक्शन में लिखना जानते हैं। एक तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का कोऑर्डिनेट दिया हो तब, और दूसरा टेंजेंट का स्लोप दे दिया। सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछना था। जब कल आपने बताया था टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो साइन थीटा कॉस थीटा कौन सा नेगेटिव होगा, ये कैसे बताया था? क्या था सर कल जो आपने बताया था टेन थीटा अगर जैसे नेगेटिव है तो साइन थीटा कॉस थीटा कौन सा नेगेटिव होगा, ये बता कैसे लगाएंगे? नहीं समझ पा रहा हूँ। टेन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा ये नेगेटिव कैसे है, पता कॉस के चलेगा? कारण नेगेटिव है। हाँ तो हाँ तो बताया तो ये था आज भी, तो कैसे, हाँ ये किया कैसे पता? हाँ है। बताया था आपने, वही चीज समझ में नहीं आई थी, तो एक और तो बता अब दीजिए। समझ में आ गई। नहीं वही बता दीजिए सर, वो नेगेटिव क्यों हुआ, कॉस थीटा नेगेटिव क्यों? इसीलिए कि जिस एंगल को लेकर के स्लोप निकालते हैं वो एंगल 0 से लेकर और पाई के बीच में होता है। इसी पर टेन ऑपरेट करके, अच्छा समझ गए, हैं, समझ गए, समझ समझ गए। गए, समझ गए। हाँ, और इस बीच के सारे एंगल पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो टेन नेगेटिव होगा तो किसकी गलती के कारण? कॉस की गलती के कारण, चूक कॉस से हुई है, तो इसीलिए नेगेटिव कॉस है। समझ गए। यस सर। चलिए तब देखिए, अब दूसरा जो होता है तरीका टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का कोऑर्डिनेट दे दिया होता। तो जैसे पॉइंट बाय द वे x1 y1 हमने ले लिया, तो x1 y1 पर dy by dx की वैल्यू निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो 2y dy by dx विल बी 4a। इसका मतलब dy by dx की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन y, ठीक है। तो p पर dy by dx की वैल्यू हो जाएगी 2a अपॉन y1 एट p। अब स्लोप मालूम हो गया, पॉइंट दिया हुआ था, लाइन ही तो है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p इज y माइनस y1 इक्वल टू 2a अपॉन y1 और टाइम्स x माइनस x1 आ गया। तो देखिए y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax और माइनस ऑफ 2ax1, ठीक है। अभी आ गया। अब देखिए, अब ये लिखने के बाद में लगेगा आपको कि हमारा फॉर्म तो वो आया ही नहीं, जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए सर्कल में बताया था वो सारे कोनिक के लिए वैलिड है। तो इसमें गलती किसकी होगी कि x1 y1 अपने कर्व पर तो पॉइंट ले लिया है लेकिन सेटिस्फाई कहाँ करवाया, ठीक है। ये यूजुअली छूट जाता है जिसके कारण कि आपका सॉल्यूशन छूट जाता है या एरर नहीं आता है। तो इसीलिए इस पर थोड़ा कंट्रोल करना है, या नहीं तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करना है। अब देखिए y1 स्क्वायर के जगह पर 4ax1 डाल दें तो जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। y1 स्क्वायर मतलब 4ax1 प्लस 2ax माइनस ऑफ 2ax1 आ गया। y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, इसमें y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस करेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा।
ठीक है, एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही चीज आ गया। ठीक, तो इससे बचने का उपाय वही है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करना है। ये फॉर्म जस्टिफाई करना था कि जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का तरीका सर्कल में बताया था वो सारे कोनिक में वैलिड है, सारे कोनिक में वैलिड है। तो इसमें भी आप वो काम कर सकते हैं। तो देखिए, जब कोऑर्डिनेट मैं ले लूं 80a² 280 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो इक्वेशन ये किस तरह से आ जाएगा, y1 is 280, x1 is 80a²। ये इक्वेशन ज्यादा चलता है मार्केट में, है ना। तो ये इस इक्वेशन को कहेंगे ty इक्वल टू x प्लस 80a²। ये हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन एट 80a² 280 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि सब एक ही फॉर्मूला है, सब जो ये अलग अलग दिख रहा है वो दिख ही रहा है अलग अलग। 80a² 280, ये t इज पैरामीटर। इस टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं तो स्लोप कितना आ जाएगा 1/t, है ना। स्लोप इज 1/t। तो पॉइंट के पैरामीटर और टेंजेंट के स्लोप में स्टैंडर्ड पैराबोला में ये रिलेशन होता है, किसी में भी नहीं लिखना है। स्टैंडर्ड पैराबोला है तो सीधा y कोऑर्डिनेट से उस पॉइंट का पैरामीटर निकालिए, x से गलती से नहीं निकालते हैं क्योंकि x में t² की वैल्यू देगा तो t प्लस माइनस में कंफ्यूज कर जाएंगे। y कोऑर्डिनेट से सीधा एग्जैक्टली t देगा। रेसिप्रोकल ऑफ दैट t विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट के पैरामीटर और टेंजेंट के स्लोप में। अब जरा देखिए, इस टेंजेंट का x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो कितना आ जाएगा, y को 0 करिए, एट y इक्वल टू 0 x की वैल्यू आ जाएगी -80a²। ये हो गया -80a² 0, और इस p से एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए से q। q का कोऑर्डिनेट क्या होगा 80a² 0, ये आपका वर्टेक्स है ओरिजिन। तो देखिए, तो QT का मिड पॉइंट ये वर्टेक्स है ना। वर्टेक्स जो ओरिजिन अभी आपको दिख रहा है इज मिड पॉइंट ऑफ TQ। T क्या है, टेंजेंट और एक्सिस का परपेंडिकुलर, टेंजेंट और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और Q है एक्सिस पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से परपेंडिकुलर का फुट, है ना। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ TQ, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इस टेंजेंट का y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, जितना यहां से आ सकता है वो सब काम कर लेता हूं। एट x इक्वल टू 0, इसको मैं r कह देता हूं, है ना। x इक्वल टू 0 रखने के बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, तो 0, 80 ये आ गया। फोकस क्या होता था a, 0, है ना। तो देखिए s और r, स्लोप ऑफ SR निकालिए। s इज फोकस, कितना आ जाएगा 80 - 0 और अपॉन 0 - a, ये हो गया आपका -t, नहीं आ गया। अब जरा देखिए, इसका स्लोप है SR का स्लोप -t, टेंजेंट का स्लोप t, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई। इसका मतलब फोकस से किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल ऑलवेज लाई ऑन टेंजेंटल वर्टेक्स। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम फोकस अपॉन टेंजेंट will always lie on tangented vertex.